जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस हमले में कई बेगुनाह लोगों की जानें गई, कई घायल हुए। ये हमला न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। सरकार ने सर्वदलीय बैठक में कबूल किया कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है। शहाब जाफरी का शेर है, न इधर उधर की तू बात कर, बता ये काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। जब अटैक पर सवाल होंगे तो रहबरी पर भी सवाल होंगे। ये कैसी व्यवस्था है जो अपने नागरिकों की रक्षा न कर पाए? वो कौन लोग हैं जो बंदूकें चला रहे हैं? कहाँ से आते हैं ये? कहाँ बनाए जाते हैं ये लोग? हमारे साथ आज मेहमान हैं मनोज कुमार लाल, 1988 बैच के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, आंतरिक सुरक्षा के विशेषज्ञ, लंबे समय तक गृह मंत्रालय से जुड़े रहे। इस हमले के पीछे के कारणों, सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, चर्चा करेंगे। हम जानना चाहेंगे इस हमले के तार कहां तक जुड़े हैं, सरकार और कानून के हाथ कहां तक जा सकेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार, डायलॉगस में आपका स्वागत है। लाल साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मतलब बड़े टाइम के बाद ऐसा लगा कि एक ऐसी घटना हुई है जिससे पूरा देश सदमे में है, होने वाली बात है। कैसे इसकी कैसे व्याख्या करते हैं आप? अब ये जो घटना घटी है, इसमें सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि आखिर इतना मेहनत करने के बाद ये हुआ ही क्यों? ये एक जो है वो सबसे बड़ा सवाल है और हमें उसी का एक विश्लेषण करना है। यहाँ पर मैं ये कहना उचित समझता हूँ कि अभी हमें इस घटना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होगा और ये देखा जाएगा कि आखिर किस तरीके से इनको कामयाबी मिली कि यहाँ पर आकर के इन्होंने ये अंजाम दिया। लेकिन जो हमारे अनुभव हैं पिछले बहुत सालों के, चाहे वो पंजाब का मिलिटेंसी टेररिज्म हो, चाहे जम्मू कश्मीर का टेररिज्म हो, चाहे हिंटरलैंड का टेररिज्म हो, एक चीज़ हमें ये मानना पड़ता है कि बिना किसी यू कैन से कि एक लॉजिस्टिक है, बिना लॉजिस्टिक के कोई भी इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड जो वायलेंस है, मतलब जिसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस है, ये नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है पाकिस्तान फैक्टर। पाकिस्तान में भी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वहाँ का आर्मी, बिकॉज ये उनका डॉक्ट्रीन है कि हम किस तरीके से, और ये एक लंबा विषय है। हम से अभी इनिशियली ये जानना चाहते हैं कि किन परिस्थितियों में ये कामयाब हुए अभी, और ये कैसे संभव हो पाया कि सरकार बहुत ज़्यादा अलर्ट है वहाँ पे। कोशिश ये है कि अलर्ट है या नहीं है, कम से कम अलर्ट दिखने की कोशिश ज़रूर है, पॉलिटिकल मूव्स के हिसाब से भी देखेंगे, इवन अदरवाइज भी। पर किन परिस्थितियों में ये नौबत आया कि उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया, आइडेंटिफाई किया और फिर उसके बाद अटैक किया? और अटैक भी मतलब बहुत डास्टारली एक्ट है, सरकार सदमे में है। ये किन परिस्थितियों में हुआ होगा? देखिए, आपको दो चीज़ यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जब भी कोई पिन पॉइंटेड एक्शन होता है तो इसका ये मतलब है कि आने वाले ग्रुप को ये पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और कैसे हमें नेविगेट करना है और हमको कहाँ पे शेल्टर मिलेगा, हम कैसे उसको इफ़ेक्ट करेंगे और हम कैसे वापस आएंगे। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे रेकी तो 100% हुआ है। बिना रेकी के तो वो नहीं जान सकते कि टूरिस्ट कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, और यदि आ जा रहे हैं तो उस समय की व्यवस्था क्या है, उस समय की सुरक्षा क्या है, जाने में कितना समय लगेगा, आने में कितना समय लगेगा, सड़क है या नहीं है, यदि कोई घटना घटती है तो पुलिस या दूसरे सुरक्षाकर्मी वहाँ पर कितने समय में पहुँचेंगे, एरियल रूट से पहुँचेंगे कि सड़क से पहुँचेंगे कि पैदल से पहुँचेंगे, किस तरीके से पहुँचेंगे, इसका पूरा विश्लेषण जो ग्रुप आया था। और मेरा ये कयास है, जितना मैं समझता हूँ, जिस हिसाब से टेररिस्ट पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, इनकी पूरी रिहर्सल होती है, मतलब टास्किंग होती है। आप इस तरह से समझिए कि एक मॉड्यूल है, 4, 5, 6 जितने का भी है, एक मॉड्यूल है, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम है। वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, एक लंबी प्रक्रिया से गुजरते हैं, उनको टेस्ट किया जाता है कि ठीक है, इनको ये समझ में आ गई। वो टेरेन के बारे में कैसे बताएंगे, ये भी
जो आइदर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या जिस तरीके की व्यवस्था भी पाकिस्तान की तरफ है, ये उनकी पूरी तैयारी होती है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि सपोज उनको समुद्र मार्ग से जाना है या सपोज कि उनको पानी में तैर करके या किसी तरीके से उनको इस काम को अंजाम देना है। ये पता लगा है बहुत बार के इससे कि जब लोग पकड़े गए हैं या दूसरी विधि से, दूसरे सोर्सेज से, इवन दे गो फॉर डीप डाइविंग। जो इनकी तैयारी होती है, एक जो कमांडो ऑपरेशन में जो इनकी पूरी तैयारी की जाती है कि आखिर इसको कहते हैं कि हमने एक ग्रुप भेजा, वो वापस आ भी सकता है, वापस नहीं भी आ सकता है। इट इज़ वन वे ट्रैफिक। यदि वापस आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो फिर ये आखिर करेंगे क्या। सो आप ये कह सकते हैं कि इनका पहला जो ये था कि फ़िदायीन में इनको कन्वर्ट करके इस तरह से कराने का, तो एक ग्रुप की पूरी तैयारी है। आप इस तरह से समझिए कि उसको ये पूरा पता है कि आसपास कौन से लोग हैं, कहाँ पे हमें पनाह मिलेगी, हम किसको स्काउट की तरह से लेंगे। जैसे इसमें बात आ रही है कि 2 एक लोकल स्काउट थे जिनकी मदद से ये वहाँ पहुँचे। तो इनके पास एक तरीके से आप कह सकते हैं इनके पास सेंसस भी है, उनके पास डेटा है, कौन से पुलिस के लोग हैं, वो कहाँ पे कार्यरत हैं, कौन सी सुरक्षा एजेंसी है, कौन सा वहाँ पे पैरामिलिट्री है, कौन सा राष्ट्रीय राइफल है। बिना इन सब सारे चीज़ों की जानकारी, पूरा रिहर्सल के इस तरह का चीज़ इस तरह से करना ये संभव नहीं है। और उनको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव करना था, वो उन्होंने अचीव किया और वो वापस चले गए। और वो ऑब्जेक्टिव ये था, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि अभी इस स्थिति में क्यों करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव था कि हम भारत सरकार को उस हद तक मजबूर करें कि वो कुछ इस तरह का रिएक्शन करे जिसमें पाकिस्तान में जो एक जो अभी उनका डोमेस्टिक सिचुएशन है जो बहुत ही ख़राब है, उस डोमेस्टिक सिचुएशन में पर्टिकुलरली पाकिस्तान आर्मी अपनी सिचुएशन कैसे साल्वेज करे। एग्जैक्टली यही हुआ है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता था कि 2019 से लेकर के अभी तक, और इस चीज़ पे मैं इसलिए जोर देता हूँ कि कोई सिचुएशन होता है जो एक ऐसा एहसास देती है ना, लल हम नहीं समझ पाते। जो तूफ़ान के पहले का सन्नाटा है, बहुत बार हम लोग उसको पढ़ नहीं पाते हैं। मेरे ख्याल से यही कुछ वहाँ पर हुआ है। सरकार ये कहती है कि सुरक्षा में चूक हुई, सुरक्षा में चूक हुई या प्लानिंग में चूक है। सुरक्षा में चूक जैसे सुरक्षा में हुआ कि साहब आपने एक शॉर्ट टर्म में असेस करने में आपने गलती की। एक होता है कि नहीं साहब आपने डिलिबरेट आपने फैसला किया कि आपको स्केल डाउन करना है सिक्योरिटी को, या कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें उसको अनअटेंडेड छोड़ना है, उसको प्रोटेक्ट नहीं करना है, उसको हमें मॉनिटर नहीं करना है। ये क्या कैसे कैसे ये लॉन्ग टर्म डिसीजन के बाद ही सुरक्षा चूक हुई है, या सुरक्षा चूक और मतलब ये एक स्टैंड अलोन मामला है। टेररिस्ट ग्रुप जब आता है तो एक स्लीपर सेल की तरह काम करता है। बिकॉज सबसे पहले तो उनको अपने को बचाना है कि हम सिक्योरिटी एजेंसी के किसी के नज़र न चढ़ें, हमारी मूवमेंट किसी को पता ना हो, हमारा लोकेशन किसी को पता नहीं हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारा क्या मकसद है उनको पता नहीं हो। यदि टारगेट अलर्ट हो गया तो कोई भी टेररिस्ट अपने पूरे ऑब्जेक्टिव को नहीं प्राप्त कर सकता, वो ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल है। तो वो सुसुप्तावस्था में रहती है। तो इसको कहते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ, कि हम कब तक उसको स्विच ऑफ करेंगे और हम कब स्विच ऑन करेंगे। प्रोबेबली जो भी हैंडलर्स हैं उधर के, जो इस चीज़ को पूरी निगरानी रख रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं और इसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उनको इतना एहसास हो गया था कि यदि जो टेररिस्ट आ रहे हैं वैली की साइड में, जम्मू कश्मीर की साइड में, यदि वो आइडेंटिफाई होते गए और पकड़े जाते गए तो उनका मनोबल भी टूटेगा और उनके जो सारे जितने भी मंसूबे हैं सारे के सारे धरे रह जाएंगे। हम ये मान सकते हैं कि वो एक अपॉर्चुनिटी की ताक में थे। बहुत सारी चीज़ें इंगित करती हैं, जेडी वांस का यहाँ पे होना, एक सरकार का बहुत सक्सेसफुल होकर के यदि वो अपने पॉलिसी पे और यदि चल रही है उसमें कोई ब्रेक ना लगे उसका होना, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ग्लोबली। आप देखिएगा तो हमारे रीजन में भी कुछ जो घटनाएं घट रही हैं, बांग्लादेश का तख्ता पलट है, चाइना और यूएस के बीच में, हम इसको टैरिफ वार ही नहीं समझें, एक तरीके से ये एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक एक्शन, काउंटर एक्शन है।
दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में, नॉट सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट एंड जो अरब कंट्रीज हैं, ईरान का एक मसला चल रहा है, इज़राइल फ़लस्तीन का मसला चल रहा है, यूक्रेन का मसला चल रहा है। उसमें इतना तो पता था पाकिस्तान को, मतलब इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते, पाकिस्तान को इतना पता था कि हम ये घटना करेंगे और उसका ये रिपरकशन होगा और उससे हमको ये मिलिएज लेना है, जियोपॉलिटिकल मिलिएज लेना है, डोमेस्टिक फ्रंट पे ये मिलिएज लेना है। तो ये एक बहुत ही सोची समझी, इट्स अ वेल प्लान्ड एग्जीक्यूशन। सो वी हैव टू, एक पार्ट तो ये होता है। दूसरा कि हमें क्यों नहीं पता चला, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि यदि लंबे समय तक आपके यहाँ घटनाएं नहीं घट रही हैं, बहुत बार ऐसे होता है ना, जो एक टेंडेंसी होती है जिसको कंडीशनिंग इफेक्ट कहते हैं, कि हमें सब चीज़ नॉर्मल लग रहा है बट वहाँ पे एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल क्या है कि कुछ न कुछ इन्फिल्ट्रेशन तो हुआ है, वो कहीं न कहीं पर अपने को, जिसको कह सकते हैं कि एंट्रेंच करके वो हैं, और जब उनकी स्विच ऑन होगी, जब उनको एक्टिवेट किया जाएगा तो वो एक्टिवेट होंगे। तो कुछ घटनाएं तो प्रजौरी पूंछ साइड में हुई थी, जो एक इंडिकेशन था। जो टेररिस्ट होते हैं वो कैसे प्लान करते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उनकी दुनिया हमसे अलग कैसे है? पाकिस्तान आर्मी का एक डॉक्ट्रीन है और उसको अलग अलग आर्मी चीफ अलग अलग तरीके से कहते रहे, यू नो, बाय 1000 कट्स एट्सेट्रा। सो देयर आर टू थिंग्स दे गो टुगेदर। पहला तो ये है गजवाए हिंद और दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ 1000 कट्स, कि हम ऐसे करके पूरे हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद करेंगे। ये उनके दिमाग में बहुत दिनों से है, उसी हिसाब से उनकी एसओपी है और ये पूरा टेररिस्ट तंत्र उसका एक हिस्सा है। दिस इज ए वेरी वेरी क्रिटिकल क्रूशियल पार्ट ऑफ दैट इंटायर डॉक्ट्रीन। एंड ये पूरा का पूरा स्पष्ट हुआ 1999 के कारगिल वॉर में। हम सारे लोगों ने देखा कि किस हिसाब से वो इतनी बड़ी तैयारी करते हैं और इतना, मतलब आपको एक लिमिटेड वॉर के लिए विवश करते हैं। दूसरा ये होता है कि जब पूरा का पूरा टेररिस्ट तंत्र रचा गया पाकिस्तान अफगानिस्तान में, द बेसिस वाज रिलीजन। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग दैट द टेररिज्म इज इन द नेम ऑफ रिलीजन, कि हमें एक यहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था कायम करनी है जिसमें कि शरिया का, इस्लाम का, मतलब एक जो इस्लामिक स्टेट की कल्पना है, बहुत लोगों ने कल्पना की, उसको हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। हम इस सपने को बेचते हैं उन लोगों को जो हमारी इस आइडिया को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे फुट सोल्जर बनेंगे। से फॉर एग्जांपल जो मैंने कहा, कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक एनेक्डोट बताता हूँ आपको, कि किसी एक व्यक्ति को ये पकड़ा गया कि मतलब वो रिक्रूट हुआ है एज टेररिस्ट एंड देन इंट्रोगेशन हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात उससे आई, आपको जान के हैरानी होगी, कि जब 5 साल का लड़का था, वो कराची के आसपास का कहीं था, और उसको जो तंजीम के लोग थे वो ये कह करके ले गए कि हम, और उसके 5-7 बच्चे थे उस परिवार के, काफ़ी गरीब थे, कि हम ताउम्र आपको 5000 रुपया महीना देते रहेंगे, पूरी ज़िंदगी आप ये भूल जाइए। इस बच्चे को आपने दीन के लिए, कौम के लिए हवाले कर दिया, और ये अब उस रास्ते पे जा रहा है जिससे बड़ा रास्ता इस धर्म में, इस कौम में नहीं हो सकता। क्योंकि उनके 5-7 बच्चे थे और एक लड़का उसमें से जा रहा था, गरीब आदमी। इनको ये लगा कि चलो खाना पीना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, एक तरीके से यू नो आप कह सकते हैं कि उसके लिए इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती, और वो भूल जाते हैं। इस बच्चे को एक मदरसे में रख दिया गया, वहाँ पढ़ता लिखता रहा। बहुत सारे बच्चे थे। अब वहाँ पे टैलेंट स्पॉटिंग हुई कि आखिर इनमें से कुछ लोगों को ऐसा क्या चीज़ है जिसमें कि हम ऐसी जगहों पे ले जा सकते हैं जो हमारे काम आए। मतलब नाउ द तंजीम, द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो उसको मदरसे को चला रही है, वो देखती है और वो ये सोचती है कि हम इससे, हमको वो काम लेना है जो वास्तव में टेररिस्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको, कि हम कैसे हथियार दे करके या प्रीचर बना करके जैसे भी हम उसको कर सकते हैं। अब वहाँ से लड़का जाता है, उसको दौराए आम कहते हैं। मतलब आप उसको एक जनरल ट्रेनिंग देते हैं। जब दौराए आम में हो जाता है तो उस समय उसका
इंडोक्ट्रिनेशन कैसा है, रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन, वेदर ही इज 100% रेडी फॉर अल्लाह। मैं ये कहना नहीं चाहता, मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं किसी धर्म को या किसी संप्रदाय विशेष के ऊपर कोई आक्षेप लगा रहा हूँ, ये नहीं है। बात ये है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक धर्म का यूज कैसे कर रहे हैं, उसको पूरा अलाइन करते हैं कि यदि तुमने इस कॉज के लिए किया तो यहाँ से सीधा तुम जन्नत जाओगे और यही तुम्हारा ये अंतिम है। एंड दैट फेलो इफ दे थिंक दैट कि उसमें डिटर्मिनेशन है, उसमें कमिटमेंट है, करीब उम्र हो जाती है उनकी 12-13 साल की, और वो इसी चीज़ को कहते हैं और इसी चीज़ को मानते हैं, तो वो दौराए खास में जाते हैं। नाउ इट इज स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड दैट इज हाउ दे आर डिक्लेयर्ड कि नाउ यू आर मुजाहिद, यू आर क्रूसेडर। तुम अब इस संप्रदाय विशेष, इस धर्म विशेष के उस चीज़ के लिए जा रहे हो, इसमें तुम अब अल्लाह के दूत हो। अब वो पकड़ करके आता है, उसकी जो आप कह सकते हैं ब्रेन वॉशिंग है, सब कुछ है। अब उसका एक ही मोटिवेशन है और उसको ये समझाया जाता है कि हु इज़ योर एनिमी, तो काफिर इज योर एनिमी। हु इज काफिर? सपोज ही इज़ टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंडिया, सो हिंदुस्तान में कौन लोग काफिर हो सकते हैं? सपोज ये होता है कि जम्मू कश्मीर को आपको लिबरेट करना है, वो आपके दिमाग में डाला जाता है कि भाई वहाँ पे जिनका राज है वो सही राज नहीं है और धर्म के हिसाब से नहीं चल रहा, देयर इज़ नो लॉ ऑफ शरिया एटसेट्रा। दिस इज कंप्लीट मोटिवेशन लाइक दिस। So two things I have connected here. One is that कि this was the part of, you know, this revival is entirely called गजवाए हिंद। गजवाए हिंद को ये जोड़ते हैं जो 8वीं सदी में एक डेवलपमेंट हुआ था सिंध कॉन्क्वेस्ट से, और उसके बाद हमेशा रहा कि पूरे हिंदुस्तान का क्या होगा, मतलब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक तरह से पार्ट ऑफ खलीफत, हम इसमें उस चीज़ को लाएंगे, तो वो उस सपने को बेचा जाता है। कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं आप जो इस्लाम की टीचिंग्स है उसमें और जो आइडियोलॉजी है टेररिस्ट की, जिस पे सोचते हैं, जिस पे एक्ट करते हैं और उसके बाद फाइनली इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? देखिए, इसको ना हमें सिंपल भाषा में समझना चाहिए। पहले तो मैं ये आपसे एडमिट करूँगा कि पूरा कुरान का मेरा अध्ययन नहीं है, इसलिए आई कांट कमेंट आई एंड ये मानी हुई बात है कि कुरान कहीं यदि पूरा पढ़ा जाए तो कहीं आपको ये कहता है कि आपको क्या करना चाहिए, इस तरह का ये बात भी नहीं है। जो फेथ है उसमें बहुत ऐसे सारे लोग हुए हैं, वेरी सेंटली पीपुल एंड जिसको आप ये कह सकते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है इस समाज के प्रति। हमको आना चाहिए जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, से फॉर एग्जांपल लेट अस से जैश ए मोहम्मद या लश्कर ए तोयबा, ये सेलेक्टिवली उठाते हैं कि कुरान में और हदीत में ऐसा क्या कहा गया है जिससे हम इनको ये प्रेरित कर सकें कि तुम अपना जान, अपना प्राण इस चीज़ के लिए इस तरीके से कर दो। दैट इज़ फिदाइन, सुसाइड बॉम्बर, दैट काइंड ऑफ किलिंग, कि आप ये करते हैं तो ये धर्म का काम है। सेलेक्टिवली वहाँ से जो आयत हैं उठा करके उनको दिए जाते हैं कि जब ये हुआ था तो उस समय हमारे जो बड़े नेता थे, बहुत बार पैगंबर साहब का दिया जाता है एग्जाम्पल कि वो ये करते थे, या हमारे आउट ऑफ कंटेक्स्ट। आई विल नॉट से आउट ऑफ कंटेक्स्ट, आई विल से दैट इट इज सेलेक्टिवली ब्रॉट एंड पुट टुगेदर इन अ वे that these people believe that this is the Quran and this is the aim of Islam. See, when we say that कि if we don't have Islamic state, we don't have religion, there is the problem. आप ये मानते हैं कि जो इस्लाम के साथ नहीं है वो हमारा दुश्मन है। जब ये भावना पैदा होती है तो उस समय इसीलिए हम लोग इसको इस्लामिस्ट कहते हैं, हम इस्लामिक नहीं कहते हैं। हम इसको रिलीजन से नहीं जोड़ते, हम इसको रिलीजियोसिटी से जोड़ते हैं कि जब हम रिलीजन बेस्ड स्टेट बनाकर और ये कहना शुरू करें कि भाई शासन कैसा होगा, शासन तंत्र कैसा होगा, और ऐसा शासन नहीं है तो जो भी हमारे रास्ते में आते हैं वो हमारे ऐसे विरोधी हैं एंड दे आर लायबल टू बी किल्ड। जो असली चीज़ वो उठाते हैं वहाँ से कि वाई दे शुड किल अ पर्सन हु इज ए नॉन बिलीवर, कि द पर्सन इज नॉन बिलीवर देयरफॉर ही शुड बी किल्ड। ये एक लॉजिक पैदा किया जाता है। सभी पाकिस्तान से आते हैं, ये कुछ यहाँ भी बनाए जाते हैं? जो यहाँ के थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप सिर्फ इंडियन मुजाहिदीन को ले सकते हैं, जो और कुछ ऐसे लोग थे जो गए हिंदुस्तान से बाहर और
ब्रेन वॉश हो करके आए, और जिसको हम लोग लोन वुल्फ कहते हैं, यदि हम उसको हटा दें तो मैं जो आपका प्रश्न है जो मैं समझ पा रहा हूँ, बेसिकली आप ये समझना चाहते हैं कि टेररिस्ट का ट्रेनिंग कैंप होता क्या है। नहीं, जनरली रेफरेंस में नेता पुलिस अधिकारी ये कहते हैं कि साहब ये पाकिस्तान में ट्रेंड होते हैं और हिंदुस्तान में आके क्राइम करते हैं, टेरर फैलाते हैं। तो क्या ऐसा भी है कि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है उस तरह का या उससे मिलता जुलता इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग यहाँ भी है, टेररिस्ट यहाँ भी बनाए जाते हैं, या हम सारा कुछ इंपोर्ट ही करते हैं? नहीं, आप इसको पहले आप एक ब्रॉडर पे आपको एक समझना पड़ेगा कि ये आप देखिए कि पाकिस्तान की समस्या क्या है। बिकॉज यदि हम हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में देखें और टेररिज्म के कंटेक्स्ट में देखें तो हमें पाकिस्तान छोड़ करके कोई दूसरा सोर्स नहीं मिलता है, चाहे हिंदुस्तान के अंदर हुआ हो या क्रॉस द बॉर्डर हुआ, ट्रांस बॉर्डर जिसको कहते हैं टेररिज्म, उसके जड़ में पाकिस्तान है। एक तो ये जब जमायते इस्लामी की स्थापना हुई तो मौदूदी साहब थे, उनको 1942 में हुआ और उन्होंने अपोज किया था कि हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए। उसका कारण ये नहीं था कि हिंदुस्तान की यूनिटी हो या जमहूरियत आए, डेमोक्रेसी आए, या उनका एक सपना था कि हम इसको अंदर से ही पूरा कन्वर्ट करेंगे, पूरा कि हम यहाँ पे इस्लामिक स्टेट आना चाहिए। उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने अपना एक दर्शन दिया कि जमायत इस्लामी का दर्शन क्या है, और वो दर्शन ये था कि शरिया बेस्ड गवर्नेंस होना चाहिए। बहुत सारे कारणों की वजह से पाकिस्तान जब बना और वहाँ मौदूदी साहब गए तो उनका ये जमायत इस्लामी बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं किया पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली फ्लरिश किया। आइडियोलॉजिकली न सिर्फ यहाँ फ्लरिश किया बिकॉज हसन अल बन्ना कहते हैं जो मुस्लिम ब्रदर है, उन लोगों ने भी ये माना कि नहीं, ये जो इस्लामिक स्टेट है इसकी स्थापना होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कहीं न कहीं एक इंटेलेक्चुअल वर्ग जो है मुसलमानों का पाकिस्तान और उसके इर्द गिर्द ये मानता है कि हम यहाँ इस्लामिक स्टेट की स्थापना करें। तो कैसे करें? तो ठीक है, वो उसकी जो भी फ़िलॉसफी देते हैं, तो एक ये होता है कि हम इसको लोगों तक पहुँचाएँ। कैसे पहुँचेगा? अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं दूसरी बात इसको जोड़ना चाहता हूँ जिस चीज़ से, एक किताब है जो अहमद रशीद ने लिखी, तालिबान। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये पूरा का पूरा इस तरह का मुजाहिद का कल्चर पाकिस्तान में क्यों आया। वो ये आया कि मदरसा को कन्वर्ट किया गया। जो मदरसा उस समय करीब करीब 50,000 60,000 मदरसे थे, और वहाँ पे पढ़ाई ऐसी हुई ताकि आप मुजाहिद पैदा करें। और वो जो मुजाहिद होते थे वो इसलिए उस समय किए गए ताकि वो जाके अफ़गानिस्तान में लड़ाई लड़ें, और उनके दिमाग में ये बिठाया गया कि हम इसी तरीके से सोवियत को वहाँ हरा सकते हैं, लिए ला सकते हैं। इन द प्रोसेस क्या हुआ कि बहुत इस तरह के अलग अलग मदरसे भी खुले, और उसमें 2 तंजीम आई। इम्पॉर्टेंट तंजीम की मैं लेता हूँ क्योंकि ये बड़ी हिस्ट्री है। जैसे आप एक लश्कर तोयबा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो जम्मू कश्मीर में भी एक्टिव रही, जिसने अब नाम बदल लिया है। हाँ, जिसने नाम क्या बदल लिया, वो एक उसका ऑफशूट बोलते हैं, जो भी है हम उसको ये कह सकते हैं कि सरोगेट है। इट इज़ ए मेटामॉर्फोसिस ऑफ ए पार्ट टू क्रिएट डिनाइबिलिटी, कि हम लश्कर तोयबा नहीं हैं, तो वो लश्कर, मतलब आपने सिर्फ लेबल बदला है। इंटरनली देयर इज द सेम डीएनए, सेम बॉडी। लेबल क्यों बदलते रहते हैं वो लोग? ताकि आप डिनाई करें कि ये लश्कर तोयबा है नहीं। वो तो कहते हैं लश्कर तोयबा डिफंक्ट हो गया। डिफंक्ट कहाँ हुआ है? ठीक है। और जैसे मोहम्मद, तो इन लोगों के अपने सिस्टम है मदरसे के। उन मदरसों से जब पढ़ाई करके उनको इंडोक्ट्रिनेट करके लाते हैं, तो उनका एक ये है कि हम इसको इस चीज़ से हासिल करें, और उनके दिमाग में भी एक यही है कि हम कैसे पूरे हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को हम कैसे नेस्तनाबूद करें। ये उनके दिमाग में है, और ये दिमाग में उनका वही है जो एक मैंने आपको कहा गजवाए हिंद, कि हम यहाँ गजवाए हिंद करना चाहते हैं। क्या टेरर पॉवर्टी से जुड़ा हुआ है? नो, इट इज़ वन ऑफ द फुट सोल्जर्स दे गेट, बट लॉट ऑफ पीपल जो जितने ज़्यादा अमीर हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया, जैसे एक कहानी, और एक डॉक्टर था, उसने अपने से वॉलंटियर किया कि मैं जाना चाहता हूँ। ही वॉज MBBS डॉक्टर। कौन सी परिस्थितियाँ रहती होगी लाल साहब जिसमें एक इंसान, अच्छा खासा इंसान, पढ़ा लिखा,
ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि मुझे और कुछ करने की ज़रूरत है, इसमें हमें अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा, इसमें मुझे स्वर्ग मिलेगा, इतने लोगों को मारूंगा। मतलब वो बर्बरता कहाँ से आती है, वो क्रूरता कहाँ से आती है, वो क्या सोचते हैं सर? मतलब वी हैव टू रिलीजन्स ऑफ बुक, एक क्रिश्चियनिटी है, एक इस्लाम है। उनके पास किताब है और उस किताब में जो कुछ लिखा गया है ये उनका अपना फेथ है कि दिस इज वर्ड ऑफ गॉड। इसमें जो लिखा गया है उसको कोई हटा, मतलब कुरान में तो खास करके ना आप एक लफ्ज़ हटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, सिर्फ उनका इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन वही कर सकते हैं जिन्होंने उसका इल्म हासिल किया है, मतलब जो समझते हैं, जिसको आप उलेमा कहते हैं, उसके बहुत लेवल्स होते हैं। उलेमा किसको कहते हैं? जैसे आप उलेमा उनको बोलते हैं जिसने कि कम से कम इतने तक की जो है थियोलॉजी। हाफिज से थोड़ा छोटा हुआ? नहीं, हाफिज तो हुआ ही इज एबल टू इंटरप्रेट, कि आपने कुरान का न सिर्फ अध्ययन किया है, उसको कंठस्थ किया है, बल्कि कुरान के बारे में जो जानकार लोग हैं, ठीक है, जो उनका अपना एक इंटरप्रेट करने का तरीका है, जैसे एक हनबली कहते हैं और एक हनाफी कहते हैं, और भी अलग अलग हैं कि हम उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, सबसे ऊपर वाला हाफिज हुआ? नहीं, हाफिज तो वो हुआ जो सिर्फ कुरान को याद रखता है। उसके बाद जिसको इंटरप्रिटेशन की कैपेसिटी आती है तो आप उसको अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं। तो उलेमा इज, आप ये कह सकते हैं, द पर्सन हु हैज सिग्निफिकेंट नॉलेज ऑफ द रिलीजन, वो उलेमा हुआ। उसके बारे में वो व्याख्या दे सकता है, उसके बारे में आपको ये बता सकता है कि इसका ये मतलब हुआ, इसमें ये करना चाहिए, इसमें ये नहीं करना चाहिए। दे नो द डूज एंड डोंट्स। आपका सवाल था कि इसी में ऐसा क्यों होता है, तो जो मेरा अपना जानना है थ्रू एक्सपीरियंस, मतलब आई एम बेसिकली ए प्रैक्टिशनर, आई एम पुलिस ऑफिसर, हम इंटरैक्ट करते हैं कि भाई क्यों हुआ, इसका कैसे हुआ, क्यों ये जिहादी बनते हैं, क्यों मरने के लिए तैयार हैं। सबसे मुश्किल बात आती है ये समझना कि ये फिदाइन क्यों बना, या सुसाइड बॉम्बर क्यों बना। और वो कहता है कि नहीं, यही मेरा फेट है, यही मेरा फेट है, वो दूसरी कोई बात ही नहीं करता। आप कितनी बार पूछें, बहुत सारे लोग खास करके श्रीनगर में पकड़े गए और ये कोशिश की गई उनसे जानने की, तो एक ही लाइन आता कि ये तो एक ऑर्डर है, मतलब आई एम मेड फॉर दिस, द ओनली पर्पस ऑफ माई बीइंग हियर इज टू कम हियर एंड डू दिस, व्हेन आई डू दिस, दिस इज एज पर द गॉड, राइट। व्हाई इट कम्स, बिकॉज दुनिया इसमें दो में बटी है, एक वो जो बिलीव करते हैं और एक वो जो बिलीव नहीं करते हैं। अब इनके दिमाग में भर दिया गया है कि जो बिलीव नहीं करते हैं आइदर दे कन्वर्ट और दे बी किल्ड। समस्या इस चीज पर है। यदि इस चीज को, ऐसा नहीं है कि पूरे इस्लाम में ऐसा है, ये उन लोगों में है जिन्होंने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं और इसका उपयोग सेलेक्टिवली अपने एडवर्सरी के अगेंस्ट कर रहे हैं। समस्या वहाँ पर है। कोई ऐसा निजी अनुभव है आपका जिसमें आपको टेररिस्ट के हेड से, टेररिस्ट से इंटरेक्ट करने का आपको मौका मिला, आपने समझने की कोशिश की, एक एक्सपीरियंस्ड पुलिस अधिकारी के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होल्ड करने के नाते आपको लगा कि नहीं साहब, हमारा डिप्टी जो है इसको ठीक से नहीं समझ पा रहा है, या अगर समझ भी पा रहा है तो मुझे भी इसका बॉस होने के नाते हमें भी समझना चाहिए, उसका पैटर्न कैसा है, उसके बातचीत का तरीका क्या है, कहाँ से ट्रेनिंग लेके आया है, कैसे वो काम करता है, उसकी मानसिकता क्या है? नहीं, ये चीज़ तो आती है दिमाग में। और आपका कोई निजी अनुभव है जिसमें? और मेरा कोई ऐसा निजी अनुभव नहीं है कि मैंने किसी कमांडर को या उससे बड़े आदमी को इंट्रोगेट किया है, बट मैंने इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। उस इंट्रोगेशन, मतलब एक है कि हम दस्तावेज बनाते हैं, तो क्योंकि हम ये समझना चाहते हैं कि वो क्यों ऑपरेट करते, कहाँ ऑपरेट करते और हम इसको कैसे रोक सकते हैं। बेसिकली आप देखना ये चाहते हैं कि जो हमारा सिक्योरिटी ब्रीच है कहाँ से हो रहा है। कोई यहाँ आ रहा है और किसी रूप में रह रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपका कि इस पे जब अटैक हुआ था पार्लियामेंट पे, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पहले से रह रहे थे किराए के मकान को लेकर के, और अच्छी तरह से मिक्स करके, एंड दे कुड नॉट बी नोटिस्ड। नॉट तो हम नहीं कहेंगे, दे कुड नॉट बी नोटिस्ड। और उन्होंने बहुत चीज़ प्रोक्योरमेंट किया था कि भाई अमोनियम नाइट्रेट भी लाओ, ये भी लाओ, गाड़ी खरीदो, गाड़ी में लेवल बनाओ, पूरी की पूरी वर्दी सिलाई, फिर बना करके गए। तो आप ये समझना चाहते हैं कि ये पूरी लाइन बनती कैसे है, ठीक है।
तो ये मैं आपको एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया बता रहा हूँ, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये ऑपरेट कैसे करते हैं और बिना इसमें गवर्नमेंट एजेंसी के इन्वॉल्व किए इस तरह से ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल है। मैं 2 वाकया सुनाऊंगा आपको, बड़े छोटे में सुनाऊंगा संक्षेप में। पहला तो ये था कि एक बंदा उठाया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है, दौराए आम, दौराए खास, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसका काम ये होता है कि आप वहाँ पे जाइए और आप एक रिलीजियस प्रीचर बन के रहिए, आपको जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा आप उसको करिएगा। तो वो आदमी को कराची से कराची या लाहौर से वो जाते हैं काठमांडू। उसको इंस्ट्रक्शन होता है कि हम आपका एक फोर्स्ड बनाएंगे आपका पासपोर्ट, और जब आप जाएंगे वहाँ पर उस पासपोर्ट को लेकर के, हिंदुस्तान का पासपोर्ट बनाएंगे, उस पासपोर्ट से लेकर के आपको काठमांडू से दिल्ली आना है। और चूँकि आप इंडियन हैं तो आपकी और कोई चेकिंग नहीं होगी कि आपका वीज़ा है या नहीं है एट्सेट्रा। चूँकि वो हवाई जहाज़ जो था वो पाकिस्तान का था, तो उसमें नेचुरल है कि उसमें से गए और जब यहाँ निकले तो बहुत ज़्यादा पूछताछ होगी नहीं। जब डिपार्चर होता है तो उसमें एक इमिग्रेशन का ठप्पा ही लगता है, लोग बहुत ज़्यादा देखते नहीं कि कौन क्या है। प्लस उनका काउंसुलेट जो था वहाँ पर काठमांडू में, दे फैसिलिटेटेड। अब उसको इंस्ट्रक्शन था कि वहाँ से पकड़ करके उसको यहाँ आना है, दिल्ली आना है। उसको इंस्ट्रक्शन था कि पासपोर्ट फाड़ करके और आप जाइएगा टॉयलेट और वहाँ फ्लश कर दीजिएगा, दैट्स ऑल। और वहाँ से पकड़ करके आप फलाना जगह से चले जाइए दिल्ली में, वहाँ पे एक आपको मौलवी साहब मिलेंगे, वो आपको इतने पैसे देंगे, आप एक रेडियो खरीद लीजिएगा। दैट्स द इंस्ट्रक्शन, दैट्स ऑल। वो आता है यहाँ हिंदुस्तान में, फाड़ता है एंड ही बिकम्स इंडियन। मौलवी साहब के पास जाता है, उनको पहले से पता है कि ये ऐसा बंदा आएगा, वो इस तरह की बात करेगा, हम उसको 3000 रुपये दे देंगे और वो एक रेडियो सेट खरीदेगा। ठीक है। उस रेडियो सेट को उसको एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे लगाना था और जितने गाने बजते उसमें उसके लास्ट के वर्ड को उसको जोड़ना था, वो उसका इंस्ट्रक्शन होता था। करीब 10 साल तक रहा। उसने शादियां करी 3-4, बहुत जगह मदरसे में उसने पढ़ाया लिखाया, चलता रहा। उसका एक ही काम था कि जितनी भी कॉन्वॉय चलती है आर्मी की, और उसको ये ट्रेनिंग थी कि हम उसको कैसे पहचानेंगे कि इसका ये कौन सी बटालियन है, कौन सा मतलब किस आर्मी के किस ग्रुप का कहाँ का है, वो उसको सब पूरा फॉर्मेशन पता था कि इसमें ऐसा इंसिग्निया होगा तो ये होगा। और एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो करता रहा। करीब 15 साल तक वो ऑपरेट करता रहा। आप ये देखिए कि कितनी ट्रेनिंग दे करके ISI इन लोगों को यहाँ पर भेजती है और उसको नेचुरलाइज करा देती है। वो कितने लोगों को शेल्टर देंगे, क्या करेंगे, कितनी संख्या में ये आते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कितना लॉन्ग टर्म उनका ये ऑब्जेक्टिव है। उसमें जहाँ भी टेररिस्ट एलिमेंट होगा, दे विल गेट एन ईजी शेल्टर, एन ईजी पर्सन उसको पैसा देगा, सब कुछ करेगा, लोकल जानकारी देगा, ज़रूरत पड़ने पे और भी कुछ करेगा, एंड एट ए फाइन गिवन टाइम दिस पर्सन विल ऑपरेट। उसका एस्पियोनाज अलग से चल रहा है। अभी जो पाकिस्तानी सेना है उसका क्या रोल है इसमें? पहलगाम में जी मेन रोल है। इट इज़ नॉट बिलो द लेवल ऑफ जनरल मुनीर, नॉट बिलो। ही इज़ वेरी मच इन द नो, directly, indirectly, whatever. It cannot be without him. Because मैं आपको बता चुका हूँ इसके रिपरकशन जियोपॉलिटिकल रिपरकशंस हैं। इसके रिपरकशंस न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान से है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज पर्टिकुलरली चाइना एंड USA यू नो दे आर पर्टिकुलरली कंसर्न्ड एंड अवेयर कि व्हाट इज हैपनिंग। बिना उसके तो ये हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी घटना हुई कि आपको इंडस ट्रीटी के लिए एक उसके रिवीजन के लिए जाना पड़ा कि हम इसको अभियांस में रखते हैं। आप समझिए कि सीवियरिटी क्या है। बड़ी बात है क्या? ये मेरे ख्याल से इंडस ट्रीटी के रिवीजन पे ये जो सरकार ने कहा वो बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यदि आप डॉक्ट्रिन देखिएगा पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि यदि मेरा वाटर रिसोर्स किसी भी तरीके से होगा तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, एंड दे आर रिपीटिंग इट। एंड जो एक कैरेक्टर है जनरल मुनीर का, उसमें समझा ये जा रहा है वट एवर इज हिज प्रोफाइल एंड अंडरस्टैंडिंग, फ्रॉम द प्रोफाइल अंडरस्टैंडिंग हिज अटरेंसेज जो अभी एक आध हफ्ता पहले उन्होंने
एक भाषण दिया था पाकिस्तानी डायस्पोरा को, उससे मिला करके तो यही है कि दे आर रेडी टू रिटेलिएट, दे विल गो फॉर एस्केलेशन। तो जब इंडस ट्रीटी हमने रिवाइज करने की बात कही है तो इसको वो एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, पाकिस्तान कहता है, तो ये एक गंभीर खतरे की तरफ बढ़ने जैसा हो सकता है। बहुत ही गंभीर, सिर्फ गंभीर नहीं, दोनों बातें हैं। यदि इंडिया सक्सीड करता है तो विदाउट फाइटिंग ए वॉर सिचुएशन बनती है तो पाकिस्तान विल बी फोर्स्ड टू कम टू द नेगोशिएशन टेबल। ऐसा कभी हो सकेगा क्या कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान नेगोशिएट कर सके? स्थितियां बहुत बार बनी। पाकिस्तान आर्मी के साथ समस्या एक ही है, ये जो पूरा कंट्री बना ले दे करके, अब हम उसी बात पे आते हैं कि आखिर इसी रीजन में ये समस्या क्यों है। बिकॉज दे केम विथ सम काइंड ऑफ आइडिया, सम काइंड ऑफ ड्रीम कि हम कैसा एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, और उसमें आर्मी ने ये रोल प्रिज्यूम कर लिया कि ये मेरा ही रोल है और हम ही इसको करेंगे। तो आर्मी के एग्जिस्ट होने का एक ही कारण है वहाँ पर, यू हैव टू बी एंटी इंडिया। इफ़ यू आर नॉट एंटी इंडिया यू डोंट हैव एनी रीजन टू एग्जिस्ट। हाँ, मुनीर के बारे में एक और बात आप कह रहे थे कि वो दो ही से डरता है। देखिए ऐसा है कि मेरी बात कई लोगों से हुई कि आखिर रीज़न क्या है कि देयर वाज नो प्रोवोकेशन ऑन पार्ट ऑफ इंडिया। क्या रीज़न है कि अचानक से पाकिस्तान खास करके उसकी आर्मी इस तरह से करेगी। तो जो पहला एक कमेंट आया मुनीर के लिए कि भाई वो जनरल मुनीर नहीं, वो हाफिज मुनीर है। तो मैंने मान्यवर से पूछा, मतलब वो मान्यवर एक बहुत ही कह सकते हैं जागरूक पत्रकार भी हैं और पढ़ाई लिखाई बहुत करते हैं, खास करके पाकिस्तान मीडिया उनके संपर्क हैं पाकिस्तान की तरफ, जो एक जर्नलिस्ट अपना सूत्र बनाते हैं, ये करते हैं, तो उनकी एक गहरी समझ, गहरा नॉलेज, देन ही फॉलोज कि ये है। तो उनका एक कमेंट था और बड़ा हैरान करने वाला कमेंट था कि भाई ये हाफिज़ साहब हैं, ये पहले आर्मी चीफ हैं यहाँ के, जो खुद हाफिज़ हैं और खुद ही जनरल हैं। तो आप ये समझिए पहले के जनरल आते थे वो हाफिज़ को यूज करते थे। ही हिमसेल्फ इज ए रेडिकल एंड ही हिमसेल्फ इज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये तो ही इज ए साइकोपैथ, ही यूज्ड द वर्ड दैट ही इज ए साइकोपैथ, द वे ही डज एंड द वे ही बिहेव्स। आपने देखा उनके प्रधानमंत्री कैसे बैठे हुए थे, यदि आप पूरा वीडियो देखिएगा तो ये लगेगा कि हु इज इन द कमांड, and the way he was behaving, you know, that doesn't go according to the protocol of a person who is chief of army and you know, lot of dignitaries are sitting, so that's not the way of. तो उनका ये कहना था कि he is completely radicalized and he listens only to Allah or to the US, no one else. So if you think that he will relent, it's a difficult, he is a difficult person. ऐसा भी हो सकता है लाल साहब कि आपने हल्का सा इशारा किया है कि जो एक नए सिरे से जियो पॉलिटिक्स में डिसबैलेंस करने के लिए या अटेंशन कश्मीर पर लाने के लिए या इसको और एस्केलेट करके नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया जाए, उसकी ये शुरुआत है। देखिए 3 चीज़ें एक साथ हो रही हैं, बिकॉज ये एक ऐसा चीज़ है जिसको हम फजी बोलते हैं, मतलब इट्स टू फ्लूइड एंड फास्ट डेवलपिंग, जिसमें हमारे पास सिर्फ कयास है, हम ये नहीं कह सकते कि अभी क्या होगा। पहली चीज़ तो ये हो रही है कि जो वर्ल्ड का जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, जिसको जियो पॉलिटिकल ऑर्डर आप कहते हैं, दैट्स अंडर सिग्निफिकेंट चेंज एवर सिंस प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज़ टेकन ओवर। और वो जैसे भी हो सेटल होगा, उसमें बायलैटरलिज्म धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसकी वजह से जो चाइना की पोजीशन है वो अफेक्टेड होगी, और चाइना कोशिश ये कर रहा है कि वो इसको कैसे बेस्ट प्ले करे सो दैट जो चीज़ें आ रही हैं वो उसके फेवर में हो। दैट मीन्स चाइना बिकम्स अ वेरी डोमिनेटिंग फैक्टर। तीसरी चीज़ ये है कि जो 3-4 टेंशन्स हैं, एक ताइवान का टेंशन है बिटवीन द कंट्रीज, यू नो, चाइना एंड US, फिर एक यूक्रेन का है।
और तीसरा इजराइल के संबंध में जो सारी चीज़ें हो रही हैं, और इसकी वजह से ये समझा जा रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर धीरे धीरे दोबारा किसी तरीके से होगा। तो ऐसा लगता है कि प्रोबेबली पाकिस्तान थिंक्स दैट दिस इज़ टाइम फॉर देम ऑल्सो टू पिच इन एंड पुश इंडिया बैक टू लिवरेज। जो दो चीज़ पर्पस सर्व कर रहा है जनरल मुनीर का, पहला कि जो उसकी लोकप्रियता घटी है पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ इमरान खान एंड अदर फैक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, मिस गवर्नेंस है, सरकार के प्रति जो उनके पब्लिक की है थोड़ी अनास्था बढ़ रही है इन सबको ये करके। दूसरा इनको ये लग रहा है कि इट इज़ ए ट्रैप फॉर इंडिया। यदि इंडिया इसको रिटेलिएट नहीं करता है तो, और रिटेलिएट करता है और हम उसको किसी भी तरीके से रोकते हैं तो हमारी विजय मानी जाएगी, वी विल बी प्रूव्ड विक्टोरियस। दे आर बिलीविंग दैट कि दिस ट्रैप विल वर्क फुल्ली। तो आपको मतलब आपकी बात से ऐसा लगता है कि पूरा मतलब साउथ एशिया में सिक्योरिटी का एक तरह से कहें तो डायनेमिक्स चेंज हो सकता है। सिक्योरिटी से बड़ी बात आपको ये दिमाग में मतलब रखना पड़ेगा कि एक तरीके से जो डेवलपमेंट बांग्लादेश में हुए हैं अभी, सिक्योरिटी मतलब रीजनल सिक्योरिटी, जी हाँ, उसके चलते ये कंसर्न है, राइट। और मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर के लोगों ने इन चीज़ों को इंगित किया अक्रॉस द बॉर्डर ऑन द बांग्लादेश साइड। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अब क्या कैसे, मतलब एक दिमाग में ये आता है कि हम अब इंडिया को पंच कर सकते हैं। प्लस बांग्लादेश की जो नई रेजीम है वो पाकिस्तान और चाइना की तरफ से अपना करके और एक तरीके से संकेत देना चाहती है कि वी कैन बिकम अ बिग रीजनल प्लेयर। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि ऐसा हो जाएगा तो वो त्रिपुरा और इस तरह की जो स्टेटमेंट यूनुस ने दिया था, तो आप ये समझिए कि वो भी उनके दिमाग में है। और बीच में डिप्लोमेटिक लेवल्स तो मिलिट्री रिलेशन भी इनके बीच में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में बढ़ रहे थे, और अब ये, और इनको ये लगता है पाकिस्तान को, जैसा कि मतलब कयास लगाया जा रहा है, इट इज़ बीइंग मोर और लेस यू कैन से दैट कि वॉट एवर डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस कि पाकिस्तान ये समझता है कि नाउ इट्स टू फ्रंट वॉर, वन साइड इज चाइना, अनदर साइड इज पाकिस्तान, एंड दे कैन स्क्वीज इंडिया। Probably this is a kind of testing, probably, I don't know, but whatever I have experienced कि why they will do it, whether it is as simple कि आप जाइए 5 आदमी को मार दीजिए और हिंदू मुसलमान कर दीजिए, I think it has bigger motive. The bigger motive is also to test water. मुनीर के साथ नेगोशिएट भारत नहीं कर सकता, क्यों? शर्तें होंगी तो फिर मुनीर की होंगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा कि ही इज ए रेडिकल एंड फंडामेंटलिस्ट, मतलब जिसको हार्ड नट कहते हैं आप, मतलब हु वॉन्ट बी वेरी अमेनेबल टू, लेन देन मुश्किल है। मैं ये भी नहीं कहता, क्योंकि देखिए परिस्थिति क्या बनती है, एवरीबडी रिलेंट्स, एवरीबडी बिकम्स एम्बिशियस। कैसे ये लिवरेज होता है, क्योंकि वर्ल्ड ओपिनियन इज इन फेवर ऑफ इंडिया। आप यदि आप जाएं तो आज की तारीख में चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो चाइना या यूएस, जो भी हो, एक कह सकते हैं कि इंडिया की इमेज फेवरेबल है। इस घटना की सब लोगों ने निंदा भी की है, और बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए ओपनली कि हम जनरल मुनीर को सपोर्ट करें। बट स्टिल जनरल मुनीर इज इन ए पोजीशन बिकॉज ऑफ वट एवर ही हैज पोजीशन इन पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे आर्मी ही डिसाइड करती है, तो ही कैन गो बरसर्क, जिसको आप कहते हैं ना कि आउट ऑफ मैडनेस, तो ही कैन गो बरसर्क। और जो कि उनके जितने नेता हैं, चाहे उनके प्रधानमंत्री हैं, चाहे उनके रक्षा मंत्री हैं, जो उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, यदि आप देखिए और पूरा पाकिस्तानी मीडिया को देखिए, दे आर इन कंप्लीट डिनाइल मोड, कंप्लीट डिनाइल मोड, रादर दे आर एक्यूजिंग इंडिया कि आपने तो अपने से करा करके अपने ड्रामा किया है, ये ड्रामा किया है। तो आप ये सोचिए कि उनकी तैयारी यहाँ तक है कि यदि ऐसा होगा तो हम इसको पॉलिटिकली डोमेस्टिकली कैसे प्ले करेंगे, अनएथिकली। The problem starts when you become unethical. सर, पाकिस्तान से आप एथिक्स की उम्मीद कर सकते हैं क्या? ये बड़ा प्रश्न आपने पूछ लिया, और ये हिस्टोरिकली प्रूवन है, जिसका आंसर आएगा कैपिटल एन कैपिटल ओ।
पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों ने बचपन से जब होश संभाला तब से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या हम कोई उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पे शांति बहाली होगी? देखिए, जो सबसे बड़ा चीज़ है ना, आपने जिस चीज़ को हिट किया है वो है एजुकेशन सिस्टम। इफ मदरसा एजुकेशन कैन बी मॉडरेटेड देन देयर इज ए बिग यस, देयर इज ए बिग यस। इसके दो कारण हैं। नहीं, पर मदरसा करके भी क्या करेंगे? जब माने मदरसा से फंडामेंटलिस्ट कंपोनेंट कम होगा, कहने का ये मतलब बाहर से वो आ रहे हैं तो इसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने तो ये पूछा कि पाकिस्तान ठीक हो सकता है या जम्मू कश्मीर ठीक हो सकता है? जम्मू कश्मीर में शांति बहाली, जम्मू में शांति बहाली, हाँ संभव है, संभव है। नहीं, पर जब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे पहले कि एक तो जम्मू कश्मीर के लोग जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं वहाँ पे, उसके बाद वो आके यहाँ पे ये मैं अब आपको यहाँ पे एक इनपुट देना चाहता हूँ। इनपुट इन द सेंस, ये तो हम लोगों की भाषा हो जाती है इनपुट। इनपुट कहने का मतलब है द सेंस यू गेट फ्रॉम द लोकल पीपल ऑफ श्रीनगर। मैं एक स्टडी कर रहा था कंटेम्प्ररी वायलेंस इन कलेक्टिव वायलेंस इन कंटेम्प्ररी इंडिया, उसमें टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर भी था। तो मैं वहाँ गया था, कुछ दिनों तक रहा था, बहुत सारे लोगों से बातचीत की थी। जो दो चीज़ उभर करके बात आई और बहुत ही जो सिग्निफिकेंट है कि दिस इज फर्स्ट टाइम वेयर द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन कॉम्प्रिहेंसिवली डिसरप्टेड। मतलब ये है, उनको जमायते इस्लामी जम्मू कश्मीर का जो एक मैलिसियस, जो कह सकते हैं इम्पैक्ट, जो उसका असर, जो कुछ भी था, पहली बार उनसे राहत मिली। पहली बार कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई। उनको खुद विश्वास नहीं होता था कि स्टोन पेल्टिंग गई कहाँ, आखिर कौन थे जो स्टोन पेल्टिंग कराते थे, कहाँ चली गई अचानक। और ये डल लेक, मैं डल लेक गया, लोगों से मैंने बात की वहाँ पे, जो वहाँ के वो बजरा चलाते हैं, जो वो नाव चलाते हैं, उनकी जो बजरी चलती है डल लेक में, उनसे मैंने बात करी करीब 1-1.5 घंटे। उनका दो ही इंटरेस्ट था। पहला कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आएँ वो आराम से आएँ, हम आराम से कमाएं और हम ये करें। दूसरा, हम आराम से वोट दें। आप देखिए, कॉमन आदमी बोल रहा है, जिनसे मैंने बात की, वो छोटा मोटा रेस्टोरेंट चलाने वाला था, नाव चलाने वाला था, थड़ी वाला था, ये था। इन लोगों से मेरी बातचीत हो रही है और खुले माहौल में बातचीत हो रही है, और वो ये कह रहे हैं कि यस, पॉलिटिक्स इज आवर प्रेरोगेटिव, हम किसको चुनेंगे, हमको चुनना है। वी वांट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। आप वर्ड सुनिए, वी वांट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि स्टेट है कि यूनियन है, हमको पुलिस मिलता है कि नो। हम जो एक यहाँ पे सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव बैठे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और हम जो एक आदमी है, उसके बीच का इंटरफेस कौन है? दे आर लुकिंग फॉर इंटरफेस। दैट मीन्स कि वो चाहते हैं कि भाई हमारा एक नुमाइंदा हो, हमारी कोई नुमाइंदगी की करे। और आप इसको देखिए कि जो वहाँ इलेक्शंस हुए उसमें टर्नआउट जो था पिछले इससे बहुत ज़्यादा हुआ। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो ये इंजीनियर रशीद जीता, that reflects some kind of annoyance of people against Article 370 revocation, but that doesn't mean कि हम violently जाएंगे, we will go by vote। देखिए कितना बड़ा एक mental shift है। You see the mental shift कि rather than bullet, we will prefer the vote to express our political dissent, our political desire and our political ambition. That's the first and very important thing. The second thing, their confidence in security people and the police, कि ये सही काम कर रहे हैं। ये 10 साल जो वर्ड यूज किया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये काम 10 साल पहले हो जाना चाहिए था। आप माइंड शिफ्ट देखिए, हु आर दीज पीपल। तो बात यह है कि यदि करेक्ट इंटेंशन से सही चीज़ की जाए और एक पॉलिटिकल स्पेस दिया जाए, उनको ये लगे। जम्मू कश्मीर के बारे में आपको एक चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा, जो कोई भी वहाँ पर पॉलिटिकल लीडर होंगे, यदि बाहर से आएंगे, प्रोबेबली दे विल बी रिजेक्टेड, बट इफ़ दे आर सन ऑफ सॉइल दे विल एक्सेप्ट। सरकार क्या करे भी वहाँ पे? मैं तो यही कहता हूँ कि जो एक आदमी है, ऑर्डिनरी आदमी है, उसको कितना स्पेस मिल रहा है। जितना ज़्यादा स्पेस कहने का ये मतलब है कि मैं सही स्कूल में जा रहा हूँ कि नहीं,
मुझे सारी चीज़ें मुहैया हो रही हैं कि नहीं, जिसमें कि बेसिक नीड जो है, मुझे पानी मिल रहा है कि नहीं, मुझे अस्पताल मिल रहा है कि नहीं, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, गोली नहीं चल रही है, हम आराम से घूम फिर रहे हैं। नहीं, पर जब बाहर से टेररिस्ट आ रहे हैं उसमें आप एजुकेशन, ये टेररिस्ट कौन है? ये टेररिस्ट वो लोग हैं जब इनको अब रिक्रूट नहीं मिल रहा है या ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। सो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दीज टेररिस्ट्स आर आइदर एक्स सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और दे से दैट कि उनका जो एक स्पेशल यूनिट है उनके थ्रू रिक्रूटमेंट होकर के बड़ा सेलेक्टिवली भेजा जा रहा है। सो दे आर नॉट इन अ बिग नंबर। वो अब उनकी मोडस ऑपरेंडी चेंज हो गई है कि छोटे ग्रुप भेजो, डिवास्टेशन ज़्यादा करो। कितने टेररिस्ट होंगे टोटल अभी? ये कहना मुश्किल है, ये तो किसी सरकारी सूत्र से करें। जो देखिए लोकल लोग बात करते हैं वो हियर से है, मैं आपको हियर से बता सकता हूँ, तो 100-150 की बात करते हैं। मैं ये डिप्लॉयड हैं पूरे एरिया में? नहीं, वो तो पहले कह रहे थे कि ये ज़्यादातर रजौरी पूंछ साइड से आए हैं, साउथ कश्मीर में अभी ज़्यादा है इसकी, नॉर्थ कश्मीर में उतना नहीं है। दे से दैट साउथ कश्मीर में प्रॉब्लम है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जमायत इस्लामी जम्मू कश्मीर का पूरा तंत्र ख़त्म नहीं हुआ, उसके मेन लीडर तो पकड़े गए हैं, लेकिन जो उसके हिमायती हैं, जो उनके ग्रास रूट के लोग हैं, वो तो मर्ज्ड हैं, वो दे आर साइलेंट बट दे आर साइलेंटली एक्टिव। जिस तरह का आतंक का स्वरूप, आतंकियों का स्वरूप इधर है अपने, एक चीज़ मैं भूल गया इसमें, आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। एक चीज़ यहाँ पे ये भी आ रही है बात, ये मेरी एक किसी बुजुर्ग पत्रकार से बात हुई, उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ जो दरगाह है, जो उसको चलाते हैं, उसके लिए हमारे पास इतना स्कूल नहीं है जो उसको अच्छी तरह से चला सके। तो ये हो रहा है कि जो लोग बाहर से क्लेरिक्स हैं, आउटसाइड क्लेरिक्स, उनकी संख्या बढ़ रही है जम्मू कश्मीर में। तो इससे ये हो रहा है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जिसमें कि वो कोट अनकोट कश्मीरियत कहते हैं, मतलब वहाँ पे पहला ये था कि दरगाह ज़्यादा होते थे, तो इस वजह से ये था कि उनकी जो एक एकोमोडेट करने की जो एक प्रवृत्ति थी, जो उनका इंक्लिनेशन था कि हम मॉडरेट लोगों को ज़्यादा एकोमोडेट करें। जो बाहर से इस तरह के क्लरिक आ रहे हैं, दे आर मोर स्टिकिंग टू अहले हदीस काइंड ऑफ थिंग, देवबंदी काइंड ऑफ थिंग। तो उसमें क्या है कि फंडामेंटलिज्म ग्रो करता है। देवबंदी कहने का ये मतलब नहीं होता है कि वो फंडामेंटलिस्ट ही हैं। देवबंदी कहने का ये मतलब होता है कि तालिबान देवबंदीज हैं, जैसे मोहम्मद देवबंदी है। तो उस तरह के एलिमेंट को यहाँ पे मिल जाता है कि हम कैसे इसको अलाइन कराएं और हम उसको कश्मीर के कल्चर को धीरे धीरे हटा करके उसको हम इस्लामिक कल्चर में कन्वर्ट करें। आपको कश्मीर समझने के लिए 3 चीज़ समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ सेपरेटिज्म, क्यों ये सेपरेटिस्ट हैं, कौन सेपरेटिस्ट हैं। वन only separatist. The another category is they are separatist but they are Islamist. इस सेपरेटिस्ट और इस्लामिस्ट की एक और कैटेगरी है, वी आर सेपरेटिस्ट, इस्लामिस्ट एंड प्रो पाकिस्तान। तो ये दूसरा धड़ा और तीसरा धड़ा, ये जब तक है जो आप कह रहे थे कि कब शांति बहाली होगी, जब हम इसको रिप्लेस करेंगे मॉडरेट लोगों से, और वो मॉडरेट लोग तब ज़्यादा होंगे जब वो पुरानी कल्चर और विरासत की तरफ जाएंगे जो वो चलते थे दरगाह से। पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है कश्मीर का, और कश्मीर में आतंकियों को भेजना आसान है। राजस्थान का भी बहुत सारी हज़ारों किलोमीटर की सीमाएं लगती हैं पाकिस्तान से। वहाँ पे वो समस्या, वहाँ पाकिस्तान क्यों नहीं ये काम करता, कश्मीर में क्यों? या जो आप पीओ को देखिएगा कि बिल्कुल यूँ सीधा ऐसे करके पूरा कश्मीर के साथ लगता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इट इज़ कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान। इनके लिए बड़ा आसान है कि भाई कश्मीरी इधर से लाओ या इधर से लाओ, इनको ला करके इनके कैंप बनाओ, और उन्होंने लाइन से कैंप बनाए हैं, ऊपर कुपवारा से लेकर के नीचे रजौरी पूंछ तक, नीचे और भी जम्मू साइड में भी चले गए हैं जिधर आपका इंटरनेशनल बॉर्डर है, क्या बोलते हैं उसको, संबल एंड कठुआ, वहाँ तक चले गए। यदि आप इनका देखिएगा जो लॉन्चिंग पैड्स होते हैं पूरे के पूरे, इस इंडियन साइड में तो नहीं है ना? नहीं, इंडियन साइड्स में नहीं, या तो पीओके में है या पाकिस्तान में है। मतलब जम्मू कश्मीर का 2 हिस्सा है, नॉर्थ का हिस्सा है जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं आप, मतलब वहाँ डिस्प्यूट करता है कि वेदर इट इज़ इंटरनेशनल बाउंड्री और नॉट। लेकिन जब जम्मू साइड में जाते हैं तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, यहाँ पे ये क्लियर है कि दिस इज पाकिस्तान, दिस इज इंडिया, देयर इज नो डिस्प्यूट। तो इनके कैंप दोनों तरफ हैं, ज़्यादा कैंप जो हैं इसके नॉर्थ से साउथ तक
आप कुपवारा से आएंगे, कुपवारा और उसके बाद नीचे रजौरी और पूंछ है। तो इनके अलोंग इनके बहुत सारे लॉन्चिंग पैड्स हैं। इनको पता है कि इनके रूट्स क्या हैं, आसानी से वेशभूषा सारा दोनों तरफ एक है। तो इनको दिक्कत सिर्फ एक होती है कि जब दोनों तरफ की आर्मी है, उधर की आर्मी, और ये देखते हैं कि भाई हम इस कंट्रोल लाइन पे हैं, तो दिस आर्मी विल फाइंड वेरी डिफ़िकल्ट कि यदि ये इस लाइन से आ गया और इस तरफ आ गया तो वेदर ही जे कश्मीरी और नॉट। इधर की बहुत सारी फैमिली वहाँ जाके बस गई। इनके रिलेशनशिप हैं, दे नो ईच अदर वेरी वेल, इट्स वेरी ईजी टू गेट शेल्टर। अब बात आती है कि जो कश्मीरी नहीं है, पठान है या दूसरे लोग, तो उनके साथ वो मिक्स करके अब आती राजस्थान। राजस्थान में इजीली आइडेंटिफिएबल, नंबर 1। उनके पास वैसा फॉरेस्ट कवर नहीं है, वैसा डिफ़िकल्ट टेरेन नहीं है, इजीली आइडेंटिफिएबल। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के गांव वाले आते ही बुला देंगे कि बाहर का एक आदमी आया था। जो लेवल ऑफ सबवर्जन आपको अभी भी जम्मू कश्मीर साइड में मिलता है, मोर और लेस जीरो है गुजरात, राजस्थान और पंजाब साइड में। वो लेवल ऑफ सबवर्जन नहीं है। वहाँ तो गांव वाला बता देगा कि एक नया आदमी आया, बिकॉज तो दिखे अलग दिखेगा भी, नॉट ओनली अलग, वहाँ तो गांव, आप राजस्थान जाइएगा, ढानी का मैं गया हूँ गांव, वहाँ पे वहाँ तो 3, 4, 5 हटमेंट है, वो एक गांव है, और एक गांव दूसरे गांव की दूरी 20 किलोमीटर है। यू इजीली कॉट। गुजरात की साइड में इट्स वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ रन ऑफ कच्छ पड़ता है, इट्स नॉट सो इजी टू सर्वाइव। रन ऑफ कच्छ में, इवन राजस्थान साइड में रन ऑफ कच्छ पड़ता है, इट्स वेरी। दूसरी बात, फेंसिंग इज बेटर, आई टू आई कॉन्टैक्ट है, यहाँ आई टू आई कॉन्टैक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर ये पिछले जो भी 20-30 साल से कर रहे हैं, हेवी फायर करते हैं पाकिस्तानी, इंडियन आर्मी एंगेज्ड होती है और फिर ये कोशिश करते हैं कि इन्फिल्ट्रेट कर जाएं। कुछ लोग मरते हैं, बहुत लोग इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। यदि यहाँ पे फायरिंग करेंगे, मान लीजिए यहाँ, तो आप सेंट्री पोस्ट से देख सकते हैं एग्जैक्टली कि उधर से सेंट्री के अलावा कौन खड़ा है। इफ़ यू गो देयर यू कैन इजीली फाइंड, फिगर आउट। एंड देन राजस्थान का जो अपना है, गुजरात का, पंजाब का, देयर पुलिस यू कैन से टाइम प्रूवन। मैं ये नहीं कहता कि जम्मू कश्मीर का पुलिस टाइम प्रूवन नहीं है, दे आर टाइम प्रूवन कि छोटी सी चीज़ होने पर भी हरकत में आएंगे। फॉर देम इट इज़ वेरी अनयूजुअल, यू नो, वेरी वेरी अनयूजुअल। तो ये किसी भी तरीके से इनको फेवर नहीं करता कि इधर से हम इन्फिल्ट्रेट करें। ये पहले करते थे, जब पंजाब मिलिटेंसी थी तो बहुत करते थे। फिर इन्होंने ड्रग पेडलिंग की, बहुत की, वो भी लोकल लोगों के कॉम्प्लिसिटी से हुई। जब इधर से जो ड्रग ट्रैफिकर थे इधर भी जाते थे, उधर भी जाते थे। जिस समय फेंसिंग नहीं थी तो राजस्थान वाज नोन फॉर ओपियम, कहते हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, ओपियम ट्रैफिकिंग के लिए काफ़ी कुछ जाना जाता था। तो जहाँ तक टेररिज्म की बात है, राजस्थान डजंट फेवर एट ऑल। श्रीनगर की एक हिस्ट्री रही है 89 ऑनवर्ड्स, कम से कम 89 से लेकर के आप अभी तक कह सकते हैं कि यू नो कुछ सर्टेन परसेंटेज विच इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, दे हैव सम सिंपैथी। विदाउट सिंपैथी इट कैन नॉट, in any kind of such thing we have to understand what is role of subversion. And if local people they start, जैसे separatism है, separatism तो है, they say that कि we are Kashmiri Muslim, we are not the same. पहले ग्रेटर ऑटोनॉमी, फिर उनको था कि इंडिपेंडेंस, तो फिर नहीं हुआ 75 में, तो स्केल डाउन हुआ, तो उसकी वजह से रिजेंटमेंट हुआ। धीरे धीरे करके जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर ने वो स्पेस लिया जो कि शेख अब्दुल्ला के जाने के बाद हुआ था। जब तक शेख अब्दुल्ला था वहाँ पर सबवर्जन नहीं था, शेख अब्दुल्ला के बाद सबवर्जन बहुत बढ़ा है। सो वी हैव ऑल्सो टू सी कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उसके बाद whether they have been able to represent the ambition of local people or not. This is a big question. So all the political parties who are from Jammu Kashmir, I think they have to think why people, you know, they have this kind of resentment which goes against the national interest.
चलिए लाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू वेरी बात मच। करने के लिए। आपका अनुभव बोलता है और आपके स्टोरी कहने का अंदाज अच्छा लगा। जैसा कि मैंने कहा, आपका अनुभव बोलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।